वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है और तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और ये ख़ास तौर पे दलित ओबीसी के लिए है कि नहीं जागोगे तो मिट जाओगे। अरे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। बहुजन समुदाय के लोगों में मनभेद ज़्यादा है, मतभेद कम है। आज अगर रामविलास पासवान जी से भी बात करोगे तो वो ये कहेंगे कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में अग्रणी हैं, लेकिन उनसे ये कहो कि शरद यादव के साथ मिलकर कर लो तो नहीं है, क्योंकि मनभेद है, मतभेद नहीं है। ये संविधान मिट नहीं सकता, ये याद रखिए। ये संविधान को मिटाने के लिए इस देश में तो कोई पैदा हो नहीं सकता। हाँ, ये है कि इस संविधान को बचाने के लिए कुर्बानियाँ ज़्यादा देनी पड़ सकती हैं, और अगर उसमें छोटी सी कुर्बानी रामविलास पासवान और थावरचंद गहलोत और ये रामदास अठावले दे दें तो कम खून खराबा होगा। कौन से भी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल को पहला शिकार वो बनाते हैं, ये उनका एजेंडा है। हिटलर की हूबहू स्ट्रेटजी थी। जब वो आया तो उसने सबसे पहले इंटेलिजेंसिया पे वार किया। इंटेलिजेंसिया जो हिटलर कहता था, इसको मारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग सोचना समझना बंद कर दें। जिन ओबीसी के लिए हमने 11 महीने में सत्ता की कुर्सी छोड़ी, वो ओबीसी ने बाद में वीपी सिंह के साथ अन्याय किया। भारत की सही आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बज चुका है। लाइन में सबसे पीछे आदमी खड़ा है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। भारत को नेताओं की ज़रूरत है। नौजवानों, तुमसे सबसे ज़्यादा उम्मीद है आप लोग वो कार्यकर्ता बनिए जो नेतृत्व करने के लिए नेता कहलाए जाओ। ठीक उसी तरह से जैसे तुमने 2 अप्रैल को हर गांव, हर शहर, हर जगह पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया था। 2019 के चुनाव में धार्मिक आतंकवादी विचारधारा की सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए। आंदोलन खड़ा करेंगे अपनी सरकार और अपनी सत्ता को लाने के लिए, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होगी, जो बहुजन समर्थक होगी। विपक्ष सशक्त नहीं है। विपक्ष आपस में वैचारिक तौर से एक दूसरे से बटा हुआ है, और वो वैचारिक तौर पर ही नहीं, उनमें मतभेद नहीं है, मनभेद ज़्यादा है। चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीएसपी हो, सपा हो। ऐसी स्थिति में ज़रूरत है कि इस पूरे विपक्ष को एक मत करके चलने के लिए एक राष्ट्रीय मंच की ज़रूरत थी, और उस राष्ट्रीय मंच को भाई शरद यादव जी ने साझा विरासत के नाम पर इसे शुरू किया, और आज हम उसी साझा विरासत का एक अंग बनते हुए लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया है। भारत की सही आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बज चुका है, और इस सही आज़ादी की लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे पास आज एक विचार है, एक वैचारिक विचारधारा है जो डॉक्टर अंबेडकर की संविधान के तौर पर हम लोगों के बीच में है। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान भारत के तथागत गौतम बुद्ध के सामाजिक न्याय के आंदोलन से लेकर के कबीर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, इन सब को का एक मिश्रण बनाते हुए, वैचारिक मिश्रण बनाते हुए लोहिया की विचारधारा आज सब रूपों में हम, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधाराएं, इन सब को लेकर के चलने का आज संकल्प अगर किसी व्यक्ति में दिखता है तो उसका नाम है शरद यादव। अब उसी आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए शरद यादव के नेतृत्व और मार्गदर्शन को हम लोग स्वीकार करेंगे, उनकी विचारधारा के साथ जुड़ेंगे। भारत को नेताओं की ज़रूरत है। नौजवानों, तुमसे सबसे ज़्यादा उम्मीद है आप लोग वो कार्यकर्ता बनिए जो नेतृत्व करने के लिए नेता कहलाए जाओ, न कि वो नेता जो आज की तारीख में बदनाम करने के लिए, नेताओं का मजाक उड़ाने के लिए नहीं। राजनीति को अछूत मत बनने दीजिए। हम लोगों ने अपने बच्चों को राजनीति से इसलिए अलग रखा कि तुम क्लर्क बनोगे, बाबू बनोगे और कुछ बनोगे नहीं। आइए, अब आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनिए, अब आप नेता बनिए, नेतृत्व को संभालिए। आप हर उस चीज़ में आप दक्ष हैं। आप आज की तारीख में हमसे ज़्यादा योग्य कोई भी नहीं है। बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो भारत सरकार आंकड़े दबा करके बैठी हुई है। बेरोजगारी के बड़े भयंकर आंकड़े हैं, पिछले 70 साल में ऐसे कभी नहीं रहे। जबकि वादा था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष, यानी 8 करोड़ रोजगार अब तक मिल जाने चाहिए थे। किसानों से, जिनसे वायदा किया गया था कि आपको उपज का 1.5 गुना मूल्य दिया जाएगा, और उनके साथ छलावा किया गया, वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और बड़ी शर्मनाक बात है, हमारे पूरे विश्व में इस चीज़ का, भारत का अपमान हो रहा है कि यहाँ किसान इतनी बड़ी संख्या में सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ दलित और पिछड़े भाई
और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ने वाले, उन सब लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो आएँ और ये आंदोलन है, ये हम सबका आंदोलन है, इसको मजबूत कराएं ताकि हमारा देश मजबूत बने। और जो हमारे नेताओं ने इस देश को आज़ादी दिलाई, इतना अच्छा संविधान बनाया और ये जो तरक्की थी, इसको कुछ ताकतें टोटली मिटाने पे तुली हुई हैं। वो इस देश को 5000 साल जो पहले की व्यवस्था थी मनुवादी, वहाँ तक ले जाना चाहती हैं। हमें इस पर किसी कीमत पे रोकना है। दरअसल बहुजन समुदाय के लोगों में मनभेद ज़्यादा है, मतभेद कम है। आज अगर रामविलास पासवान जी से भी बात करोगे तो वो ये कहेंगे कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में अग्रणी हैं, लेकिन उनसे ये कहो कि शरद यादव के साथ मिल के कर लो तो वो नहीं है, क्योंकि मनभेद है, मतभेद नहीं है। एक, हमें मनभेद मिटाना चाहिए। एक दूसरा, मेरा एक से मंच से एक आह्वान और करता हूँ, अगर आज इसी सरकार के ऊपर, चाहे भले ही स्पष्ट बहुमत में है, रामविलास पासवान, रामदास अठावले, अर्जुन मेघवाल और आपके विजय सांपला, आपके थावरचंद गहलोत, ये मिनिस्टर 130 जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके साथ एक कमरे में बैठ कर के मीटिंग करें और सिर्फ एक निर्णय लें, सरकार में, सत्ता में हम रहें या ना रहें, हमारे को ये पावर मिले या ना मिले, लेकिन हम 3 अपने मुद्दे बता दें कि रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, SC/ST एक्ट का लागू करना, न्यायपालिका में रिजर्वेशन, और जातीय आधार पर जो घृणा हो रही है, इस घृणा को मिटाने, किसानों को प्रॉपर न्याय मिलने, आदिवासियों के लिए जो नियमावली है, जल जंगल ज़मीन, तीनों पर उनका जिस तरह से अधिकार होना चाहिए, और नक्सलियों के साथ बैठ करके बात करने का संकल्प लेते हुए अगर इस तरह का ये निर्णय लेते हुए सरकार को कहें, वरना हम मंत्री पद छोड़ते हैं, देश में कल से ही संविधान के प्रति ये समाज जागरूक हो जाए। लेकिन ये जो हमारे मेमने बन गए हैं, तोते बन गए हैं, रामविलास पासवान, थावरचंद गहलोत, आपके रामदास अठावले, जो लालच, और पता नहीं कौन सा ऐसा लालच है, 2 रोटी के लिए, उम्र भी इनकी तो पूरी हो गई, 2 रोटी का लालच, उतना तो इन्हें पेंशन ही मिल जाएगी। एक बार नौजवानों और समाज के उन लोगों के लिए अगर ये सोच लें अपने पुत्र वगैरह से छोड़ के, तो देश बच सकता है। और आपने ये कहा कि क्या पूरी तरह आस्था मिट गई है? अगर पूरी तरह आस्था मिट जाएगी तो ये देश ही मिट जाएगा। आज बहुसंख्यक लोग डरे हुए हैं, और वो जो बहुसंख्यक लोग हैं उन्हीं को जागृत करने और एकजुट करने और एक मंच पर लाने के लिए जो प्रयत्न है हमारा साझा, हम वेलकम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर BSP और सपा ने संगठन अपना एक किया है, हम वेलकम करेंगे आने वाले समय में ये पूरे संगठन एकजुट हों, और इनको एक सशक्त नेतृत्व की ज़रूरत होगी, अनुभवी की। उसके लिए हम लोगों ने एक अपना नाम अपने तरीके से प्रपोज किया है, जिनका नाम शरद यादव है। कोई हमने नहीं, आज सपा, बसपा, RJD, इन सब के सामने जब जाएंगे तो वो लोग सब मिलकर के ही इस आंदोलन को चलाएंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। वरना इन जो मेमने पैदा हो रखे हैं, जिनमें रामविलास पासवान हों, चाहे थावरचंद गहलोत हों, ये जिसे कहा जाता है ना इतिहास, आने वाला इतिहास, ये संविधान मिट नहीं सकता, ये याद रखिए। ये संविधान को मिटाने के लिए इस देश में तो कोई पैदा हो नहीं सकता। हाँ, ये है कि इस संविधान को बचाने के लिए कुर्बानियाँ ज़्यादा देनी पड़ सकती हैं, और अगर उसमें छोटी सी कुर्बानी रामविलास पासवान और थावरचंद गहलोत और ये रामदास अठावले दे दें तो कम खून खराबा होगा। वरना देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाने का जो प्रयत्न हिंदूवादी शक्तियों का है, उनको रोकने के लिए हम विपक्ष को एकजुट करेंगे और हर तरह के आंदोलन को सामने आकर के डट के सामना करेंगे। देखो, RSS का जो एजेंडा है, वो एजेंडा ही बुद्धिजीवियों के ऊपर पहला हमला करना। और यूनिवर्सिटी में बुद्धिजीवी होते हैं, प्रोफेसर बुद्धिजीवी होते हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, तो उनका बिल्कुल एजेंडा ही है कि पहले बुद्धिजीवियों को ख़त्म करो। और ये कोई नई बात नहीं है, जब जब यहाँ पर ऐसा हुआ है तो वो वक्त पे वो बराबर बुद्धिजीवियों को अटैक करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या और वो
दूसरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, कौन से भी यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे तो इंटेलेक्चुअल को पहला शिकार वो बनाते हैं। ये उनका एजेंडा है। मैंने तो क्योंकि इतिहास पढ़ा है, मैंने हिटलर को भी बहुत, फासिज्म को बड़े गहराई से पढ़ रखा है। हिटलर की हूबहू स्ट्रेटजी थी। जब वो आया तो उसने सबसे पहले इंटेलिजेंसिया पे वार किया। नाम वो ज्यूस का लेता था, ज्यूस पे भी वार किया, जैसे आजकल आपको पता किन पे एक नाम लिया जाता है, लेकिन इंटेलिजेंसिया हिटलर कहता था इसको मारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग सोचना समझना बंद कर दें। वतन की फ़िक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, और तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। और ये ख़ास तौर पे दलित ओबीसी के लिए है कि नहीं जागोगे तो मिट जाओगे। अरे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो जो हमारे बुज़ुर्गों ने, महात्मा फूले, शाहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, जो कुछ भी इस संविधान में आज तक पाया है ना, ये सब कुछ पीछे 5000 साल ले जाना चाहते हैं ये लोग। दुर्भाग्य इस देश का है। इस देश को जिनको पढ़ाया जाना चाहिए प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल तक, इंटर तक, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, कबीर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन जिन लोगों ने आंदोलन को, बुद्ध को, इन लोगों को इसलिए प्राइमरी स्कूल से पढ़ाया जाना चाहिए जिससे बच्चों का भारतीय चरित्र पैदा हो सके। लेकिन आप जो आज बच्चे भ्रमित होकर के, जाए वो किसी भी वर्ग के हों, सड़कों पर जब नारे लगाते हैं, आक्रोश में भर के घृणास्पद नारे लगाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है जो हिंदू मानसिकता, जातिवादी, अहंकारी और घृणास्पद मानसिकता को पैदा करती है, जिसमें बहुत बड़ा रोल आपके गीता और रामायण का हो सकता है। उसकी जगह होना चाहिए प्राइमरी स्कूल से लेकर के 12th तक कि यहाँ संविधान को पढ़ाया जाए, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर का क्या कैरेक्टर है। यहाँ सावित्रीबाई फुले को इसलिए ना पढ़ाया जाए कि जो ज्योतिबा फुले की बीवी थी, बल्कि इसलिए पढ़ाया जाए कि आज की अगर महिला आज जिस स्थिति में देश में संघर्ष कर रही है, उस तक लड़ाई लड़ने और पहुंचाने का काम सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा के साथ मिलकर किया। लोहिया को, जिसने इस देश में समाजवाद को स्थापित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के साथ समझौता करके सरकार पार्टी बना रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि उसी समय डॉक्टर अंबेडकर का मर्डर कर दिया गया। वो राजनीतिक मर्डर था, मौत नहीं थी उनकी। और उसके बाद देश फिर इन लोगों की चालबाजी में आ गया। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को कहा था, ये संविधान एक कागज़ का टुकड़ा है, अगर इसको लागू करने, पढ़कर इसको लागू करने वालों की नीयत अगर साफ नहीं होगी तो ये नीति किसी काम की नहीं होगी। इसलिए सख्त ज़रूरत है कि आज हमारे साथ संगठन में जो भी लोग जुड़ें, उनकी नीति बिल्कुल संवैधानिक होनी चाहिए। 31 साल के बाद देश में पहली बार बहुमत की सरकार बनी है। मोदी जी चाहे झूठा बोलकर सत्ता में आए हैं, फंसाकर, थापेबाजी कर कर सत्ता में आए हैं, लेकिन लोगों ने उनको मैंडेट दिया है। तो वो देने के बाद भी आपने जो बोला कि बहुजनों के प्रति इनका जो रवैया है वो कैसा बदलता है, तो ये तो इतिहास है, हिस्ट्री है ये तो, कि जब ज़रूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल करो और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो उसको बाजू करो। ये तो नीति है, एक राजनीति का एक वो हिस्सा है, तो उसी तहत वो करती है। लेकिन सभी पार्टियां ऐसा नहीं करती है। आप पार्टियों का चरित्र भी आपके सामने होना चाहिए। जैसा हमने देखा कि 89 में जब जनता दल देश में सत्ता में आया तो हमने जो किया, चाहे हमको उसकी शिक्षा भुगतना पड़ी, मंडल आयोग की ओबीसी की सिफारिशें हमने लागू की, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सपोर्ट था वो विड्रॉ किया, इतना तक कहा कि आपने मंडल निकाला तो हम कमंडल निकालेंगे, और उन्होंने सोरठी सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की। ये किया उन्होंने, फिर भी हमने एक देश के सामने मिसाल के तौर पर रखा। ये आपके मालूमात के लिए। इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का तैल चित्र, एक एक घर के 6-6 फोटो थे सेंट्रल हॉल में, लेकिन बाबा साहब का फ़ोटो नहीं था।
अरे भारत रत्न किसको दिया? पहली सरकार ने भी और आज के सरकार ने भी। मदन मोहन मालवीय को क्या काम था? मदन मोहन मालवीय का हिंदू यूनिवर्सिटी का गठन, तो उसका बख्शिश उसको क्या देते हैं? भारत रत्न देते हैं। लेकिन हमारे सरकार ने भारत रत्न दिया डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को। ये बात लोगों के सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने हमको कर लाने का एक मौका दिया। लेकिन जनता भी ऐसी है ना कि मंडल लगाया तो एक सभा में खुद हमारे गांव में वीपी सिंह आए थे, तो उन्होंने बोला 91 का इलेक्शन मेरे याद में है, उन्होंने कहा कि मेरे जनाजे में सारा जहां आया था, मेरे जनाजे में सारा जहां आया था, लेकिन वो नहीं आए थे जिनके लिए मेरा जनाजा निकला था। जिन ओबीसी के लिए हमने 11 महीने में सत्ता की कुर्सी छोड़ी, वो ओबीसी ने बाद में वीपी सिंह के साथ अन्याय किया। ये भी तो एक मिसाल है।